नमस्कार, जन टीवी उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनिधि शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। जोशीमठ पर धामी सरकार अलर्ट, होटल गिराने की कार्रवाई रोकी, धरने पर बैठे लोग, मुआवजे की मांग, 678 इमारतें असुरक्षित, साइंटिफिक स्टडी पूरी। जोशीमठ को बचाने को लेकर एक्शन प्लान तैयार, प्रशासन ने कई घरों को किया रेड जोन घोषित, पीड़ित परिवारों को राहत शिविर में पहुंचाया। उत्तराखंड में महिलाओं को सरकारी नौकरियों में राहत, 30% क्षैतिज आरक्षण का बना कानूनी अधिकार, राज्यपाल ने विधेयक को दी मंजूरी। कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान, डोईवाला में कोटद्वार के पूर्व विधायक शैलेंद्र सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक, पार्टी पदाधिकारियों के साथ बनाई रूपरेखा। उत्तराखंड में अभी और सताएगी सर्दी, अगले 3 दिन बारिश बर्फबारी के आसार, शीतलहर का प्रकोप जारी, 15 जनवरी तक प्रदेश के सभी स्कूल बंद। अब खबरें विस्तार से। जोशीमठ नगर क्षेत्र को असुरक्षित, सुरक्षित और बफर जोन में बांट दिया गया है। नगर के होटल माउंट व्यू और मलारी इन के समीप प्रशासन की टीम पहुंची। एसडीआरएफ समेत तमाम प्रशासन की टीम के आला अधिकारी मौजूद रहे। नगर क्षेत्र में डेंजर जोन घोषित किए गए भवनों को आज से हटाने की प्रक्रिया शुरू की गई। इससे पहले मुख्य सचिव उत्तराखंड डॉक्टर एसएस संधू के आदेश के बाद सभी डेंजर जोन के 75 मकानों पर प्रशासन द्वारा लाल रंग का क्रॉस मार्क किया गया। अब एक एक करके इन सभी भवनों को तोड़ने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है, जिसमें करीब 60 मजदूर लगाए गए हैं। सोमवार को 27 और परिवारों के भवन खाली कराए गए। जोशीमठ नगर क्षेत्र के कुल 9 वार्ड में 678 भवन प्रभावित हुए हैं। जिला प्रशासन ने शहर में रह रहे लोगों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए अब तक 81 परिवारों को विभिन्न अस्थायी स्थानों पर विस्थापित किया है। जिला प्रशासन नगर क्षेत्र में निरंतर नजर बनाए हुए है। कोई ठिकाना नहीं है, कोई कहीं हमारे पास कोई दूसरा घर नहीं है। मलारी में है 2 कमरे हैं, वो छोटे छोटे कमरे, वहाँ आजकल हम जा नहीं सकते। अब समझ में नहीं आ रहा कि हम जाएं तो जाएं कहाँ, क्या करें, क्या हमारा गुजारा होगा, कहाँ से हमारा खर्चा निकलेगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम तो बेघर हो चुके हैं। तरफ से अब तक कोई जानकारी नहीं दी गई है और ना ही हमारे संज्ञान में ये बात लाई है। ये बात अलग है कि हम इसको तिल तिल करके डूबते हुए देख रहे हैं। और मैं तो जब इस उन परिस्थितियों में हमने इसको बनाया था जब मेरा किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था और मैं यहाँ पर आया था, मेरे सामने सबसे बड़ी रोजगार की समस्या थी और हमने किसी तरह से इसको किसी से अपने रिश्तेदारों से, भाइयों से इस तरह करके थोड़ा बहुत पैसा जुटा के इसको बनाना शुरू किया था और बनाते बनाते हमने जो भी बनाया बना के आज हमने इसको खड़ा किया। हमको उस समय लोग राय देते थे कि तुम यहाँ क्यों बना रहे हो, इसको नीचे बनाओ, यहाँ पर क्या भविष्य है। हमने कहा भाई हमारा घर यही है तो हमारा भविष्य यही है। आकलन का तो हमें अभी भी नहीं पता कि आकलन हुआ है और नोटिस तो अभी आया नहीं है। सीधा सुबह यहाँ पे हमें न्यूज़ में पता चला कि आज यहाँ ध्वस्तीकरण शुरू कर रहे हैं, तब जाके पता चल रहा है कि तोड़ने की बात चल रही है। वरना कभी ना प्रशासन की तरफ से नोटिस आया है, ना हमें पता है कि हमारे मकान या ज़मीन की वैल्यूएशन कितनी है। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं जोशीमठ के, जहां पर 2 बहुमंजिला इमारत है उसके समीप हम लोग मौजूद हैं और इस वक्त हमारी टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो सामने आप देख सकते हैं होटल माउंट व्यू और होटल मलारिन है, जो कि अब कुछ देर बाद यहाँ पर पलवर में जमींदोज हो जाएंगे। हालांकि अगर बात की जाए यहाँ पर शासन प्रशासन की टीम यहाँ पर इस वक्त मौजूद है, तमाम आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद है। ये देख सकते हैं आप सामने ये बिजली के तार पे विद्युत विभाग के कर्मचारी चढ़े हुए हैं जो विद्युत लाइनों को निकाल रहे हैं। हालांकि प्रक्रिया जरूर जारी है, लेकिन देख सकते हैं ये होटल जो देख सकते हैं बहुमंजिला इमारत है, ये कुछ देर बाद यहाँ पर जमींदोज हो जाएंगे। प्रक्रिया यहाँ पर चालू है। देख सकते हैं तस्वीरें हैं जोशीमठ की और जोशीमठ थाने के पास 2 बहुमंजिला इमारत है जो इस वक्त पूरी तरह से खतरे की जद में पहुंच चुके हैं। हालांकि इसके नीचे की अगर बात की जाए तो यहाँ पर दर्जनों परिवार इसके नीचे से रहते हैं। उन्होंने कई बार मांग भी की थी कि उन्हें हटाया जाए इन दोनों होटलों को, लेकिन आप बात देख सकते हैं किस तरह से शासन प्रशासन की यहाँ पर हथौड़ा इस वक्त चलता हुआ दिखाई दे रहा है। कैमरामैन साथी रुपेश चौहान के साथ नवीन सिंह, जोशीमठ।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जोशीमठ को बचाना और लोगों के जानमाल की सुरक्षा करना सरकार की पहली प्राथमिकता है। धामी ने सभी लोगों से अनुरोध किया है कि वे इस समय मिलजुल कर जोशीमठ को बचाने के लिए आगे आएं। सरकार के साथ ही जितने भी सामाजिक और राजनीतिक संगठन हैं, सभी को एक टीम वर्क के रूप में काम करना चाहिए। देखिए, हमने सभी लोगों से अनुरोध किया है कि ये समय सबको मिलजुल कर जोशीमठ को बचाने का समय है। सब लोग एक टीम के रूप में काम करें। सभी लोग मिलकर, सरकार है, सामाजिक संगठन है, राजनीतिक संगठन है, हमारी सबकी पहली प्राथमिकता है कि जोशीमठ शहर बचना चाहिए और लोगों की जान माल की सुरक्षा होनी चाहिए। जहां सभी लोगों से मैंने मिलकर भी वैसे भी अनुरोध किया है और लोग लगे भी हैं, सब लोग अब इस काम पर लग गए हैं। और जो खतरे की जद में आने वाले 68 मकान थे, उन सभी को शिफ्ट किया गया है और जो एक जोन बना है 600 मकानों से अधिक का, उनको भी वहां से सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की कार्रवाई गतिमान है। और माननीय प्रधानमंत्री जी भी लगातार इसकी समीक्षा कर रहे हैं, लगातार व्यक्तिगत रूप से वो जानकारी ले रहे हैं और उन्होंने हर संभव यहाँ पर मदद का, हमको सहायता का आश्वासन दिया कि हर प्रकार से सहायता होगी। जोशीमठ में आई प्राकृतिक आपदा से हजारों लोग प्रभावित हैं। ऐसे में जोशीमठ और उसके प्रभावितों के लिए जगह जगह प्रार्थना की जा रही है। वहीं आज हल्द्वानी में बनपुलपुरा क्षेत्र के सैकड़ों मुस्लिम महिलाओं और बच्चों ने जोशीमठ और उसके प्रभावितों के लिए लाइन नंबर 17 से ताज चौराहे तक कैंडल मार्च निकालकर दुआ मांगी। इसके साथ ही जोशीमठ और उसके प्रभावितों की सकुशल रहने की कामना की और सरकार से प्रभावितों एवं जोशीमठ को बचाने के लिए हर संभव मदद करने की मांग की। जोशीमठ में जो आपदा आ रही है उसको लेकर निकाला है। मैं अपने अल्लाह से दुआ करते हैं, जैसे अल्लाह ने हल्द्वानी वालों को साथ दिया है वैसे ही हमारा अल्लाह उनका भी साथ दे। और खास तौर पे हमारी सरकार से मांग है, सरकार जल्द से जल्द उनका कोई इंतजाम करे। जो भी वहाँ लोग मुसीबत में हैं उनकी अल्लाह ताला भरपूर मदद करे, जैसे हल्द्वानी के लोगों की भरपूर मदद की। इंशाअल्लाह हमारे वहाँ मस्जिदों में भी दुआएं हो रही है और जगह जगह हमारे वहाँ की महिलाएं भी दुआएं कर रही है। मस्जिद में भी हम नमाज पढ़ के उन लोगों के लिए भी दुआ कर रहे हैं। इंसानियत के नाते वो भी हमारे भाई हैं। जोशीमठ वालों के लिए वो जिस टाइम जिस तकलीफ से गुजर रहे हैं, जो उनको आज इस टाइम पे परेशानी हो रही है, बस हम उनके लिए दुआ कर रहे हैं कि उनके हक में अच्छा हो, सरकार उनकी मदद करे। कांग्रेस का डेलीगेशन प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा के नेतृत्व में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिलने उनके कैंप कार्यालय पहुंचा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से जोशीमठ और अन्य क्षेत्रों में आ रही दरारों के संदर्भ में चर्चा की और इसके साथ ही जोशीमठ भूदसाव में प्रभावित लोगों को वन टाइम सेटलमेंट और तमाम तरीके की सुविधाएं उपलब्ध कराने को लेकर भी चर्चा की गई। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी पिछली 6 तारीख से मुख्यमंत्री से मिलने के लिए आवेदन कर रही थी। मुख्यमंत्री के समय न देने पर आक्रोशित होकर आज कांग्रेस द्वारा सीएम आवास के बाहर प्रदर्शन भी किया गया था। मुख्यमंत्री से मिलने के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी सरकार के हर कदम पर अपनी पैनी नजर रखेगी और यदि कोई कोताही सरकार द्वारा बरती जाएगी तो कांग्रेस पार्टी जनता की आवाज को उठाने का काम करेगी। आज पूरी उत्तराखंड की जो हालत है उस पर चर्चा हुई, क्योंकि जोशीमठ ने सबका ध्यान आकर्षित किया, लेकिन हकीकत में जोशीमठ का अस्तित्व खतरे में, साथ में उत्तरकाशी में दरारें, बगल में कर्णप्रयाग में दरारें, रुद्रप्रयाग में आज खबर आई है कि वहाँ भी दिक्कतें हो रही हैं। आपके साथ लगा हुआ जो मसूरी वाला एरिया है वहाँ भी इस तरीके की परेशानियाँ देखने में आ रही हैं। इन सभी विषयों को लेकर हम मिले हैं और जोशीमठ में कांग्रेस के नेताओं ने प्रवास किया। मैं भी वहाँ रात रहा, हमारे हरीश रावत जी, गणेश गोदियाल जी वहाँ रात भर रहे, वहाँ के विधायक जो राजेंद्र भंडारी जो वहीं कैंप कर रहे हैं। देखिए, आप प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में आदरणीय हरीश रावत जी, माननीय प्रीतम सिंह जी, सुमित हृदय जी और हमारे मदन बिष्ट जी जो हमारे माननीय विधायक हैं, सभी लोग एक डेलीगेशन जोशीमठ के संदर्भ में मिला और निश्चित रूप से जो हालात हमने देखे हैं, दहशत का माहौल है, डर का माहौल है, पूरा जोशीमठ के अस्तित्व का सवाल है और आज हमने मांग की है कि उनका विस्थापन भी होना है, उनका पुनर्वास होना है, तो बद्रीनाथ की तर्ज पर।
जोशीमठ का दौरा करके आए कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि सरकार पूरी क्षमता के साथ जोशीमठ के पुनर्स्थापना और वहां के लोगों की बेहतर व्यवस्था में जुटी है। केंद्र और राज्य मिलकर लोगों को बेहतर व्यवस्थाएं देने में जुटे हैं। इसके अलावा तमाम भूवैज्ञानिक और अन्य सर्वे एजेंसियां जोशीमठ को लेकर सर्च कर रही है। जब सर्वे रिपोर्ट सामने आएगी उसके हिसाब से ही सरकार तत्काल कदम उठाएगी। फिलहाल जो आवश्यक कदम है उन्हें बिना समय गंवाए सरकार उठा रही है। लोगों के रहने, खाने और स्वास्थ्य की समस्याओं को देखते हुए अलग से व्यवस्थाएं की गई है। लगभग 600 से ज़्यादा घरों पे दरारें आई हैं और मैं प्रधानमंत्री जी का और मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि तत्काल जो है प्रधानमंत्री जी ने वहां सर्वे की टीम भेजी है, एसडीआरएफ की टीम भेजी है, एनडीआरएफ वहां पे है। मुख्यमंत्री जी तत्काल जो है वहां के दौरा करके आए हैं, वहां की समीक्षा करके आए हैं और हम लोग भी वहां खुद गए थे। तो जैसे भी रिपोर्ट आएगी वैसे वहां का विस्थापन करना पड़ेगा और विस्थापन के लिए जल्दी जो है जैसे कि सर्वे की रिपोर्ट आएगी तब जाके निर्भर करेगा। अभी वहाँ पे अस्थायी रूप से लोगों के लिए व्यवस्थाएं बनाई दी गई हैं। 6 टीमें स्वास्थ्य विभाग की वहाँ पे हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में किसी को कोई दिक्कत ना हो वहाँ पे डॉक्टरों की पूरी टीम रखी गई है, एम्बुलेंस की सेवा दी गई है और ये अध्ययन किया जा रहा है कि आखिरी इसका इलाज क्या होगा। जोशीमठ में खतरे की जद में आए मकानों और होटल्स को ध्वस्त करने की कार्रवाई चल रही है। प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जा रहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार आला अधिकारियों से जोशीमठ की कार्रवाई की जानकारी ले रहे हैं। जो मकान सबसे ज्यादा खतरे की जद में है उनका भी टीम ने ध्वस्त करना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि राज्य सरकार की सबसे पहली प्राथमिकता स्थानीय लोगों को सुरक्षित शिफ्ट करने की है और सरकार अब तक प्रभावित 678 परिवारों में से 85 परिवारों को विस्थापित कर लिया गया है। एक तो जल्दी से जल्दी इस बात का ठीक प्रकार से जो कॉज है वो पता लगना चाहिए कि वो आखिर किस कारण से हो रहा है, जल का रिसाव कहाँ से हो रहा है और कितना सेंसिटिव अभी है, कितना खतरे में आने वाला है, वो सब आकलन होगा और कितना उसकी क्षति होनी है, कितना क्षति है, वो सब आकलन करने के बाद एक उसकी विस्तृत रिपोर्ट बनेगी। जितने भी जो भी बजट की आवश्यकता होगी उन संसाधनों पर हम विचार कर रहे हैं। संसाधन हम सब जुटाएंगे और हमको भारत सरकार का माननीय प्रधानमंत्री जी का हर संभव उन्होंने हमको अपना आशीर्वाद दिया है, उन्होंने सहायता का आश्वासन दिया है। उत्तराखंड शहरी विकास और आवास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने प्रदेश में चिन्हित नए प्रस्तावित टाउनशिप डेवलपमेंट की समीक्षा बैठक की। आपको बता दें कि इस बैठक का आयोजन विधानसभा स्थित कार्यालय में हुआ। बैठक में मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि उत्तराखंड में कुल 23 टाउनशिप के लिए 23 स्थान चिन्हित किए गए हैं, जिनमें गढ़वाल मंडल में 12 जबकि कुमाऊं मंडल में 11 शामिल है। अग्रवाल ने बताया कि इसके लिए जिला स्तरीय सर्वेक्षण समिति का गठन भी किया गया है। गौरतलब है कि दोनों मंडलों से 15 लोकेशन को प्राथमिक रूप से सही पाया गया। उन्होंने कहा कि इन 15 में से प्रथम चरण में 10 स्थानों का चयन किया गया है। उत्तराखंड के अंदर जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी डायरेक्शंस दिए थे और मेरे द्वारा भी लगातार कहा गया था कि हमारे प्रदेश के अंदर नई टाउनशिप डेवलप होनी चाहिए। तो पिछले दिनों इसमें हमारे गढ़वाल में 12 और कुमायूं में 11 यानी 23 टाउनशिप की जगह का चिन्हीकरण किया गया था। लेकिन उसके बाद फिर उसमें सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जब सभी चीज़ों का सर्वेक्षण वगैरह किया गया तो जो गढ़वाल से हमारी 7 और कुमायूं से 8 यानी 15 साइट को लगभग उसका रिकमेंडेशन किया गया है। लेकिन अब हमारे यहाँ लगभग 10 जो साइट हैं उस पर हम लोग पहले चरण में यानी कि प्राथमिकता के आधार पे उन पर एक्सरसाइज कर रहे हैं। मुझे ये कहते हुए अच्छा लग रहा है कि हमारी जो टीम है हमारा। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, बने रहिए जन टीवी के साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। उत्तराखंड की महिलाओं के आरक्षण विधेयक को राज्यपाल की मंजूरी मिल गई है। राजभवन की मंजूरी के साथ ही महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30% क्षैतिज आरक्षण का कानूनी अधिकार मिल गया है।
वहीं महिला आरक्षण विधेयक को राज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि महिला आरक्षण बिल को असली अमली जामाद हामिद सरकार ने पहनाया है। हालांकि स्वामी नित्यानंद सरकार में महिलाओं को आरक्षण मिल गया था, लेकिन वैधानिक रूप से इसको मंजूरी अब मिली है। इसके साथ ही धर्मांतरण कानून पर राजभवन से मंजूरी मिलने के बाद कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने पूरी तरह से इसका श्रेय हामिद सरकार को दिया है। जोशीमठ देवनगरी इस वक्त पूरी तरह से दरारों से पड़ा हुआ है, जिस कारण जोशीमठ नगर के अधिकांश घरों में इस वक्त दहशत का माहौल बना हुआ है। यहां तक कि कई परिवारों ने अपना घर-बार सब कुछ छोड़ दिया और सुरक्षित स्थानों पर चले गए हैं। बड़ी बात तो ये भी है कि आजकल जोशीमठ नगर के कई घर रेड जोन में घोषित कर दिए गए हैं, जिन घरों के आगे से लाल क्रॉस का निशान लग चुका है। जो घर अब पूरी तरह से खाली भी हो चुके हैं और प्रशासन की टीम के द्वारा उन पीड़ित परिवारों को राहत शिविर तक पहुंचा दिया गया है। उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी 26 जनवरी से हाथ जोड़ो यात्रा शुरू करने जा रही है। इसके लिए डोईवाला की जौली ग्रांट में कोटद्वार के पूर्व विधायक शैलेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में परवादून जिला कांग्रेस की बैठक आयोजित की गई। बैठक में परवादून जिला का अध्यक्ष अश्विनी बहुगुड़ा, मनोज नोटियाल और हेमा पुरोहितों के साथ दर्जना पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने हाथ से हाथ मिलाकर देश की एकता का संदेश देते हुए बैठक की शुरुआत की। उन्होंने किया 26 जनवरी से, जो कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी कांग्रेस कार्यकारिणी का राजस्थान में जो एक संकल्प शिविर हुआ था, तो उसमें कुछ उद्देश्य और कुछ हमारे आगे हमारे संदेश होने हैं जो पूरे भारत के लिए। और एक विपक्ष के तौर पे थे माननीय राहुल गांधी जी ने एक अपना संदेश देने की कोशिश की थी कि 27 जनवरी से 26 जनवरी से हमारी यात्रा शुरू होनी, भारत हाथ से हाथ जोड़ो। हमने सभी धर्मों, सभी संप्रदायों को और पूरे उत्तराखंड के अंदर एक बहुत बड़े लेवल पे इसको ले जाना है और प्रत्येक गांव, ब्लॉक, नगर कमेटी और जिले की कमेटियां इसमें सहयोग कर रही है। राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा है, उसमें पूरे कश्मीर से कन्याकुमारी तक यात्रा है, लेकिन गांव में अलग विधानसभा में अलग अलग विधानसभाओं में माननीय राहुल जी नहीं जा सकते, तो एक AICC से एक कार्यक्रम आया हुआ है, पूरा प्रदेश स्तर का है, पूरे देश स्तर का है कि हाथ से हाथ जोड़ो। इसके पीछे उद्देश्य ये था कि जैसे माननीय राहुल जी पद यात्रा में, भारत जोड़ो यात्रा में निकल रहे हैं, तो बहुत से लोग मिल रहे हैं, गांव के लोग मिल रहे हैं, अपने कार्यकर्ता मिल रहे हैं, पुराने जो कांग्रेसी विचारधारा के हैं वो मिल रहे हैं। तो ये हाथ से हाथ जोड़ो का भी उद्देश्य यही है कि हम बूथ स्तर तक जाकर, विधानसभा से ब्लॉक स्तर, ब्लॉक स्तर से न्याय पंचायत स्तर, न्याय पंचायत स्तर से बूथ स्तर तक जाकर सब लोगों से संपर्क कर रहे हैं। डोईवाला ब्लॉक सभागार में आज उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग के द्वारा जन जागरूक कार्यक्रम गोष्ठी आयोजित की गई। कार्यक्रम में उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर RK जैन और सदस्य परमिंदर सिंह बाबू के साथ तमाम विभागों के अधिकारियों ने अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को बताया कि भारत सरकार और राज्य सरकार तमाम लाभकारी और जन कल्याणकारी योजनाएं चला रही हैं, जिसका लाभ उठाकर अल्पसंख्यक समुदाय के परिवार अपने जीवन स्तर को ऊंचा बना रहे हैं। तो मुझे मेजर चीज़ जो समझ में आई कि लोगों को हमारी केंद्र सरकार द्वारा और राज्य सरकार द्वारा बहुत सी योजनाएं हैं जो अल्पसंख्यकों के हितों के लिए चलाई जा रही हैं, उनके विकास के लिए चलाई जा रही हैं, लेकिन बहुत लोगों को मालूम नहीं था इस बारे में। तो मैंने एक कार्यक्रम शुरू किया जिसमें हर जिले में जहाँ पर अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र में जाकर साहब जिस दिन से ये भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन बने, उस दिन से जो कार्य इस क्षेत्र में हुए, खास करके डोईवाला सरकार भले ही उत्तराखंड को नशा मुक्त करने का काम कर रही हो, लेकिन नशे का कारोबार लगातार जारी है। वहीं देहरादून पुलिस ने 1.5 किलो चरस के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दरअसल थाना बड़कोट उत्तरकाशी से देहरादून के पिछले लंबे समय से चरस की तस्करी हो रही थी। देहरादून की रायपुर पुलिस ने दोनों चरस तस्करों को गिरफ्तार किया है। सीओ सिटी ने कहा कि दोनों चरस तस्कर उत्तरकाशी के रहने वाले हैं। वहीं जब्त की गई चरस की बाजार में कीमत करीब 4 लाख बताई गई है।
हल्द्वानी रेंज के बरेली रोड में करंट लगने से एक हाथी की और मौत हो गई। तराई केंद्रीय वन प्रभाग के हल्द्वानी रेंज के जंगल से हाथियों के झुंड में 2 हाथी बरेली रोड के मोटा हल्दू की ग्राम सभा पदमपुर देवलिया में पहुंचे, जिनमें से एक हाथी की गन्ने के खेत के ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन विद्युत लाइन की चपेट में आने से मौत हो गई। एसडीओ और रेंजर के नेतृत्व में वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, जहां वन विभाग की टीम मामले की जांच में जुट गई है। रुड़की के थाना भगवानपुर क्षेत्र के बालेकीज यूसुफपुर गांव में एक किसान की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या से सनसनी फैल गई। घटना को अंजाम देकर बदमाश मौके से फरार हो गए। मृतक विवेक कुमार गन्ने छीनने वाले अपने खेत पर गया था। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। यूसुफपुर बालेकी गांव में एक युवक विवेक कुमार की गोली मारकर हत्या की जाने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। इस सूचना पर मौके पर मैं स्वयं और सीओ एसओ भगवानपुर सभी लोग। हरिद्वार के प्रहलादपुर गांव के एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या के मामले का एसएसपी अजय सिंह ने खुलासा किया है। एसएसपी सहित पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का मुआयना किया, जिसके बाद गठित टीम ने हत्या करने वाले 10,000 के इनामी अभियुक्त सुमित कुमार और उसके पिता को 2 अवैध तमंचे के साथ गिरफ्तार किया। देखिए 6 तारीख को जो है ग्राम प्रहलादपुर में सोहनवीर व्यक्ति हैं, उनकी हत्या हो गई थी। उनके घर के पास ही जो है खेत था। जब अपने खेत पर जा रहे थे साय को, तो वहां पर अज्ञात व्यक्तियों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। चूंकि उनकी 2 गोलियां पीठ पे लगी थी और एक एकदम सटाकर सर पे मारी गई थी, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि जो मारने के पीछे मंशा रही है वो कहीं ना कहीं पुरानी रंजिश या ऐसा कोई कारण हो सकता है जो इस जगह इस रूप। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में आरोपियों की नार्को टेस्ट पर आज एक बार फिर से लंबी बहस हुई। बचाव पक्ष जहां हत्यारोपियों का नार्को टेस्ट न कराने की मांग करता रहा, तो वहीं सरकारी वकील की ओर से नार्को टेस्ट कराए जाने की मांग की गई। वहीं अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय की रूलिंग दाखिल कर मामले में फैसला देने की अपील की गई। मामले में अब कोर्ट बुधवार को अपना फैसला सुनाएगा। को पूरी हो चुकी थी। नार्को टेस्ट में जो हमारे प्रार्थना पत्र था उस पर बहस पूरी हो चुकी थी। 5 तारीख को इसमें निर्णय आना था, लेकिन हमारे द्वारा कुछ न्याय निर्णय माननीय उच्च न्यायालय के जो निर्णय हैं उनको पेश किया जाना था, तो आज हमारे द्वारा वो निर्णय पेश किए गए माननीय न्यायालय के सामने। और कुछ बिंदुओं पे न्यायालय ने अपना कंसेप्ट क्लियर किया कि भाई इन बिंदुओं पे आप पे बहस पॉइंट क्लियर कर दीजिए। तो हमारा कहना यह था कि उनकी एक तरीके से उनकी सहमति आ चुकी है, और उस दशा में जबकि उनकी सहमति आ चुकी है तो उत्तरकाशी में प्रधान संगठन भटवाड़ी ने ब्लॉक अध्यक्ष प्रीतम रावत के नेतृत्व में खंड विकास अधिकारी को ज्ञापन सौंपा और जल्द मामले में उचित कार्रवाई की मांग की, और साथ ही चेतावनी दी है कि यदि मामले पर जल्द विचार नहीं होता तो प्रदेश व्यापी आंदोलन किया जाएगा। आपको बता दें कि प्रधान संगठन ऑनलाइन वर्क को लेकर नाराज है और मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम को अनिवार्य रूप से लागू करने पर संगठनों ने नाराजगी जताई। उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों में अभी घने कोहरे और कड़ाके की ठंड से राहत के आसार नहीं है। मौसम विभाग ने सोमवार को हरिद्वार सहित कई जिलों में घने कोहरे और शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं जिला प्रशासन, आपदा और पुलिस प्रशासन से अतिरिक्त सतर्कता बरतने की अपील की गई है। इन्हीं सब खबरों के साथ फिलहाल के लिए जन टीवी उत्तराखंड में बस इतना।